हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 5 और इस पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। देखो, जो स्प्रिंग होता है बेसिकली, अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग भी अगर स्प्रिंग को खींचोगे तो ऐसे ट्विंग ऐसे करती है। इसको खींचो तो करती है ट्विंग, आगे पीछे आगे पीछे आगे। ये क्या है? ऑसिलेशन है। तो हम पहले तो प्रूव करेंगे कि भाई ऑसिलेशन है कि नहीं है, फिर देखेंगे कि क्या ये मास पे डिपेंड करती है, क्या ये ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, कितनी करती है, मास ज्यादा लटकाएंगे तो ऑसिलेशन ज्यादा होगी या कम होगी। इन सब के बारे में आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, और इसके साथ ही वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब करते हुए। देखो, हमने क्या किया, यहां से रिजिड सपोर्ट ले लिया और रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया। अब ये स्प्रिंग का जो मास है ये है अनस्ट्रेस्ड। अगर हम बात करें दूसरे की, तो मैंने सेकंड में क्या करा, इसको मैंने स्ट्रेच किया इस तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो करी है वो इस तरफ करी है, लेकिन जो रीस्टोर फोर्स होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसकी इस साइड आ गई। मतलब ये मैंने सिर्फ डिस्प्ले, देखो ये जो है इसकी मीन पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है कि वो बिना स्ट्रेच के यहां पर आराम से रह रही है। बट हम आराम से कैसे रहने दे सकते हैं? तो मैंने यहां से लेके यहां तक इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने में मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। ये है अनस्ट्रेच्ड, ये है एक्सपैंड, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेंशन के टाइम क्या हुआ था। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस स्प्रिंग को, इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। अब जब मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो बिल्कुल कॉइल पास पास आ जाएगी और ये हमारी स्प्रिंग होगी कंप्रेस। मीन पोजीशन मैंने बताया ये साथ चलेगी, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई इस तरफ हुई। ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगी तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा ऑपोजिट साइड एक्ट करेगी। अब ध्यान रखना, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एफ से रिप्रेजेंट की जाती है। नाउ अब हमें देखना है कि क्या ये सच में ऑसिलेशन कर रही है, क्या ये सच में ऑसिलेशन कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कैसे कर रही है। तो इसके लिए बस मेरे को थोड़ा सा इरेज करना है, और इरेज करके है एक छोटी सी डेरिवेशन करवाऊंगा। तो मैं यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। देखो, यहां से स्टार्ट कर दे, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जगह हमारे पास, वो भी यूज हो जाएगी। नाउ हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हें पता ही है, जितनी तेज स्प्रिंग को खींचोगे वो उतनी तेज आगे बैक मारेगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब F विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट X। बट फर्क पड़ेगा स्प्रिंग पे। अगर तुम मोटी स्प्रिंग लोगे तो उसमें डिफरेंट आएगा, मतलब ऑसिलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगर बहुत लाइट स्प्रिंग लोगे उसमें ऑसिलेशन कम होगी या ज्यादा होगी, मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अभी 2-4 मिनट बाद बताऊंगा जब ये सारा का सारा करवा दूंगा, बट अभी मुझे नहीं पता। अगर स्प्रिंग हार्ड होगी तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कम फोर्स लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग का मास कम होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग का मास ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूं यहां पे। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज, देखो, स्प्रिंग फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं इसे स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान रखना, एक और चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं, इसको भूलेंगे नहीं। के की वैल्यू ज्यादा होगी, के की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब मोर होगी फॉर स्टिफ। जितनी ज्यादा हार्ड स्प्रिंग होगी के की वैल्यू उतनी ज्यादा
होगी और के की वैल्यू लेस होगी अगर वो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा। ध्यान रखना। तो थोड़ा सा पता लग रहा है तुम्हें कि के की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब वो स्टिफ होगी, और के की वैल्यू कम कब होगी, जब वो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी। नाउ अगर हम देखें यहां पर, नाउ एज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर बी दी एक्सेलरेशन, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स बेसिकली। तो अगर सेकेंड लॉ को देखें हम, तो F इज इक्वल टू एम में होता है। मतलब ये है कि m इंटू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, एंड एक F क्या आ गया हमारे पास, माइनस के एक्स। तो एम ए को मैंने कर दिया माइनस के एक्स के इक्वल। क्लियर है ना। अगर मैं यहां पे देखूंगा m नीचे चला जाएगा, तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, एंड विच इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया मतलब माइनस के बाय एम एक्स, एंड के बाय एम जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स। हमें पता लग गया साफ कि यहां पर कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इससे साफ पता लगता है कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, मतलब ऑसिलेटरी मोशन करने वाली है स्प्रिंग। तो यहां तक तो भाई कंप्लीट हो गया ना। अगर मैं इसमें टाइम पीरियड निकालूं, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है t इज इक्वल टू, अगर ध्यान देंगे ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय एम, तो मैंने यहां पे k बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ऑब्वियस है। तो 2 पाई अंडर रूट के बाय एम, के नीचे आ जाएगा, एम ऊपर आएगा। मतलब साफ पता लग रहा है कि टाइम पीरियड, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और स्टिफ बहुत ज्यादा, जब स्टिफ होगी मतलब हार्ड स्प्रिंग का टाइम पीरियड बहुत कम होगा। फिर बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास 1 बाय टाइम पीरियड, एंड विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। ये 2-3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए। यहां पे मैंने सिर्फ इतना सा बताया तुम्हें कि भाई जो स्प्रिंग होता है वो कैसे काम करता है, क्या वो ऑसिलेटरी मोशन करता है, हाँ तो कैसे करता है, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो मैंने यहां पे ये बता दिया, और फ्रीक्वेंसी भी बता दी है। बट हमें ये देखना है कि किस पे डिपेंड करेगी। तो देखो ये चीज निकालने की कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करेगी बहुत ईजी होता है, फॉर्मूले को याद रखो। देखो यहां पर टाइम पीरियड में 2 पाई आ रहा है, एम आ रहा है, के आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो रहा है यहां पर, क्या डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ रहा है टाइम पीरियड की, नो। मास पे फर्क पड़ रहा है, यस। के पे फर्क पड़ रहा है, यस। तो इन दो पे डिपेंड करेगा। तीसरा आ गया दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। हाँ तो अब देखेंगे हम कि क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, हमने नीचे की तरफ खींची, और एक स्प्रिंग है हमने साइड से खींची, क्या इसकी ऑसिलेशन, इसकी ट्विंग और उसकी ट्विंग, ये दोनों बराबर होंगी, या फिर ग्रेविटी वाले की ज्यादा होगी? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को आगे फिर देखना कमेंट करने के बाद, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे हैं जो जानते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं वर्टिकली नीचे की तरफ खींचूं स्प्रिंग, तो ऑसिलेशन ज्यादा होगी क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है, या फिर इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही तो इसकी कम होगी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, वो मैं तभी बताऊंगा जब तुम्हें डेरिवेशन करवाऊंगा। ना डज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा? मैंने बताया है कि अगर एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इन दोनों में से किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग का भाजी कर रहे हैं। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने अलग अलग स्प्रिंग ली। सबसे पहले मैंने यहां पर एक रूफ ले ली भाई, और ये रूफ ऊपर से रिजिट कर रखी है। यहां पर एक स्प्रिंग लटका रखी है जो कि अनस्ट्रेस्ड है, मतलब इसके ऊपर कोई मास नहीं लटका है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये लटकी नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मास लटकाया। जब मैंने इसको ऊपर मास लटकाया तो ये इतनी स्ट्रेच होगी। मान लेते जो स्ट्रेच हुआ है वो हुआ है डी, क्लियर है, जिसकी वजह से ऑपोजिट फोर्स आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स, विच इज इक्वल टू के डी। ऑब्वियसली के एक्स होता है ना, तो यहां पे के डी आ गया। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने इसके ऊपर ध्यान रखना, अभी क्या हुआ है, सिर्फ एम जी एक्ट कर रहा है। यहां पे
mg एक्ट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचा। जब मैं इसको खींचूंगा मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट आ गई। और कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, देखो डी डिस्प्लेसमेंट तो मास की वजह से ऑलरेडी थी। क्यों? क्योंकि मैंने खींचा नहीं है, सिर्फ मास लटकाया है इसके ऊपर। लेकिन यहां पे मैंने इसे खींचा है, तो x प्लस डी। x कितनी है अगर मैं यहां से देखूं ना, दिस इज बेसिकली x। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? तो ये आ गया x हमारे पास। मैंने इस तरफ जब डिस्प्लेसमेंट करी तो ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गई, एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे के डी था तो यहां पे क्या होगा, के एक्स प्लस डी। लेकिन नीचे की तरफ mg भी तो एक्ट होगा। अगर मैं देखूं ये केस मेरे पास 1 है, ये केस मेरे पास 2 है, ये केस मेरे पास 3 है। नो, 1 केस में कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि स्ट्रेच ही नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे देखें, इन केस ऑफ या इन केस 2, केस 2 में अगर हम देखें तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स kd होगी, तो mg मतलब kd इज इक्वल टू mg ओनली। नंबर 1 इक्वेशन इजी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ मास लटका हुआ है, मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया, ये अपने आप स्ट्रेच हुई है, मेरी गलती नहीं है। बट यहां पे बिल्कुल मेरी गलती होने वाली है। नाउ इन केस 3, अगर केस 3 की बात करें, नाउ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स प्लस डी। कुत्ते भाग रहे हैं, इनको इग्नोर करो भाई। नाउ f इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स माइनस के डी। ध्यान देंगे क्या किया मैंने बताया कि यहां पे ये फोर्स लग रही थी और ये, क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है दोनों, लेकिन यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स है क्योंकि मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट कर रखी है। ना दिस रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू mg माइनस के एक्स माइनस के डी। के डी की वैल्यू क्या है, mg है, या फिर mg की वैल्यू के डी है। वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स ऑफ रीस्टोरिंग या रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू सॉरी, सो के डी माइनस के एक्स सॉरी माइनस के डी, अगेन ये से ये गया, एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। वाओ, डिपेंड ही नहीं करता। अगेन एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इनटू एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया। यहां रीस्टोरिंग फोर्स है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने इसको यहां खींचा, खींच के रखा, खींच के रखा, खींच के रखा, खींच के रखा। अब ये जो खींच के रखा है इसकी वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स है, वो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इसको एम में बदल देगी। मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को खींचा, अब जब तक पकड़ा रहूंगा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर छोड़ दूंगा तो ये एमए में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है, वही रीस्टोरिंग फोर्स एमए में बदल जाएगा, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, वही रीस्टोरिंग फोर्स को एमए में बदल दिया। जब एमए में बदल दूंगा तो यहां पर आ गया मेरे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये छोटी सी गलती ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगेन यही आ गया, टाइम पीरियड सेम वही निकलेगी बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है k बाय एम और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है अंडर रूट k बाय एम। यहां से मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अगर मैं यहीं से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई k बाय n, वो भी अंडर रूट में। तो यहां से तुम्हें साफ साफ और सुंदर सुंदर देखने को मिल रहा होगा कि क्या फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर? नहीं करता। तो बड़ी बड़ी 3 सुंदर सुंदर लाइन में लिख देंगे हम कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट टाइम पीरियड पे नहीं होता। मतलब चाहे तो स्प्रिंग वर्टिकल हो चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, ध्यान रखना। तो आई होप यहां तक वीडियो समझ आ गई है, क्योंकि अब मैं जो करवाने वाला हूं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग करवाने वाला हूं, उसमें और ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं ना। अब हम करने वाले हैं बेसिकली ऑसिलेशन ऑफ लोडेड
स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे तुम सीरीज चाहे तुम हॉरिजॉन्टल कर लो चाहे वर्टिकल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं दोनों की दोनों चीजें बना रहा हूं यहां पे। एक कॉम्बिनेशन तो मेरे पास ऐसे है बेटा, स्प्रिंग 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 खत्म, स्प्रिंग 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 खत्म, और इन दोनों को अटैच कर दिया मैंने एम से। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो मेरे पास है वो कुछ ऐसे है। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्या दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों टाइम पीरियड में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। बस वही ध्यान देना है हमने। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ध्यान देना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सो इन पैरेलल ध्यान रखना जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम, ऐसे याद रखोगे। और जो चीज सेम होती है हम उसको कभी नहीं निकालते, हम जिसको निकालते हैं जो चीज डिफरेंट होती है। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। मैंने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 लिया है, इसका K2 लिया है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। मतलब ये मतलब ये कि भाई ये स्प्रिंग मान लो कॉपर की है, स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग स्टील की है, मुझे नहीं पता ये ज्यादा हार्ड है ये ज्यादा सॉफ्ट है, वो भी नहीं पता। दोनों के दोनों कॉपर की है, लेकिन मतलब स्टिफनेस में फर्क है। एक कॉपर प्योर है, एक कॉपर इम्प्योर है। एनीवेज, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं हम, आगे देखते हैं। नो, जो चीज डिफरेंट हो वो निकाल लो। अगर मैं दोनों के अंदर फोर्स निकालूं तो F1 इज इक्वल टू माइनस के, अगर मान लेते हैं मैंने इसको यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया, मतलब सिंपल y डिस्प्लेसमेंट करिए, तो y डिस्प्लेसमेंट करिए F1 इज इक्वल टू K1 y एंड F2 इज इक्वल टू माइनस K2 y। क्यों? क्योंकि दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। बहुत बढ़िया। टोटल डिफ्लेक्शन टोटल फोर्स देखेंगे ना, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स। जब मैं टोटल रीस्टोरिंग फोर्स देखूंगा तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जब F1 प्लस F2 देखूंगा तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 y माइनस ऑफ K2 इंटू वाई। अगेन ध्यान दो, माइनस y एंड K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ध्यान देंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास आ गई मतलब रीस्टोरिंग फोर्स टोटल। नाउ इफ Kp be the spring factor of parallel combination, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो Kp है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दैट F इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई Kp। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में, हाँ लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Kp एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट Kp बाय m। अगेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय m। कितना ही जबरदस्त फॉर्मूला बनाया, मजा आ गया देख के। तो ये बेसिकली बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर दो स्प्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया जाए। एक फॉर्मूला सिंपल, ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ K1 प्लस K2 याद करना, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब बात करेंगे हम, अगर मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पर अगेन मैं बताने वाला हूं कि मैं यहां पर विजिट करने वाला हूं और यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी है और साथ में मैंने दूसरी स्प्रिंग भी अटैच कर दिया और इसके साथ लगा दिया मैंने m। तो इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसके बाद एक कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा लेता हूं कि जब मैं इसको, ये तो देखो हॉरिजॉन्टल है, अब मैं इसको वर्टिकल में भी ले लेता हूं। तो जब वर्टिकल में भी
ले लूंगा, इसका रहेगा K1, इसका रहेगा K2। मैंने बताया था चाहे तुम वर्टिकल यूज करो चाहे तुम हॉरिजॉन्टल यूज करो, डजंट इंपैक्ट ऑन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ ध्यान रखेंगे बेटा, जो पैडल कॉम्बिनेशन होता है, पैडल के अंदर डिफ्लेक्शन सेम नहीं होती है। ये स्प्रिंग अलग है, वो स्प्रिंग अलग है, ये ज्यादा खींच सकती है, कम खींच सकती है, कम खींच सकती है, ज्यादा खींच सकती है, ज्यादा खींच सकती है, कम खींच सकती है, लेकिन फोर्स दोनों के अंदर सेम होगी। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर मैं दोनों को ऐसे तेज से खींचूं तो इसमें और इसमें दोनों में फोर्स सेम लगने वाली है। क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। नाउ अगर मैं पहले वाले में लगाऊं तो F इज इक्वल टू, ध्यान देना, F इज इक्वल टू, मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो x आई है, और यहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो x आई है। तो इस केस में एक तो मेरे पास F आएगा। नाउ F, ध्यान देना, F इज इक्वल टू, फोर्स दोनों में सेम रहेगी, ध्यान रखना, F इज इक्वल टू K1 माइनस के साथ X1। हाँ, दोनों की मैंने बताइए डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, तो लेकिन जो टोटल है वो x होगी। क्लियर है? इसमें मान लेते हैं x1 हुई, इसमें मान लेते हैं x2 होगी, इसमें भी x1 होगी और इसमें भी x2 होगी, लेकिन टोटल कितनी होगी? x। टोटल कितनी होगी? x। टोटल कितनी होगी? x। बहुत बढ़िया। यहां पर भी जो x1 प्लस x2 रहेगी ना। ऐसे ही हम f निकाल लेंगे दूसरा, या f1 या f2 लिख लेते हैं अभी। सो x1 माइनस ऑफ K2 x2, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के हिसाब से देखा है जो, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंड विच इज इक्वल टू F यूज कर लेते हैं हम ना। टोटल डिफ्लेक्शन या टोटल एक्सपेंशन इन दी स्प्रिंग इज, स्प्रिंग के अंदर जो टोटल एक्सपेंशन होगी वो कितनी होगी? ध्यान देते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, बट यू नो दैट x1 इज इक्वल टू f अपॉन K1 विद नेगेटिव साइन एंड x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f अपॉन K2। बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट करने वाले हैं यहां पे बस हम, तो माइनस f अपॉन K1 माइनस f अपॉन K2। F बाहर ले लेंगे तो हम F को बाहर निकाल देंगे, रह जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? हो तो गया। नाउ इफ Ks be the spring constant of series कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो Ks है। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ F K 1 बाय Ks। तो अगर इन दोनों को रिलेट करेंगे तो 1 बाय Ks इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, विच इंप्लाइज Ks इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये कैसे आया? सिंपल मैथ्स है, मैंने इसका एलसीएम लिया, K1 K2 नीचे आएगा और K1 ऊपर जाएगा, K2 ऊपर जाएगा, K1 प्लस K2 ऊपर आएगा। मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, Ks नीचे था ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ऊपर चला गया, ऐड वाला नीचे चला गया। टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Ks, जबरदस्त, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट Ks ओवर m। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई और K1 K2 अपॉन m K1 प्लस K2। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला लगता है देखने में। तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम स्प्रिंग को लिखते हैं। वैसे तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें लगा होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को एंड हम यहीं पे करने वाले हैं। बेटा वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और फैला दो दोस्तों में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।